हेलो दोस्तों, अगर आप राजभाषा अधिकारी के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके बहुत काम की है, बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप इसे देखते जाइए, इन क्वेश्चंस को आप समझते जाइए एंड मैं यकीन दिलाता हूँ ये मैं जितने भी आपसे क्वेश्चन यहाँ पे शो करूँगा, उसमें से 1 या 2 आपके इंटरव्यू में पूछे जाने की संभावना बहुत प्रबल रहेगी, बहुत ज़्यादा रहेगी। तो जो पहला क्वेश्चन है, तो राजभाषा नियम 1976 के अनुसार भारत को भाषा की दृष्टि से कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। दोस्तों, सबसे पहली बात कि यहाँ पे मैं जितने भी क्वेश्चंस बता रहा हूँ, इसकी मैंने डिटेल्ड वीडियो प्लेलिस्ट में बना दी है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, इनको 3 भागों में बांटा गया है, का, खा और ग क्षेत्रों में। का क्षेत्रों में जहाँ पे हिंदी का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है, आप उन स्टेट्स को हैंड में काउंट भी कर सकते हैं, लाइक झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, अंडमान निकोबार क्षेत्र। तो टोटल ये 8-9 मिला के ऐसे हो जाते हैं। आप इन सबको हैंड में काउंट कर सकते हैं। अब ध्यान देने वाली बात है, द्वीप समूह जो है वो भी इसी में आता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और दिल्ली क्षेत्र भी का क्षेत्र में आता है। उसके अलावा खास क्षेत्र में अगर बात करें तो खास क्षेत्र में आ जाता है गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब। चंडीगढ़ क्षेत्र भी इसी क्षेत्र में आ जाता है। दमन दीव एवं नागर हवेली भी खास क्षेत्र में आता है। गा क्षेत्र में इन दोनों क्षेत्र के अलावा जो भी क्षेत्र हैं वो सारे के सारे गा क्षेत्र में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि राजभाषा अधिनियम धारा 3(3) के अंतर्गत कितने ऐसे दस्तावेज हैं, कौन कौन से हैं जिनको कि हिंदी में और अंग्रेजी दोनों में प्रकाशित करना अनिवार्य है। तो यह धारा 3(3) है 1967 में यथा संशोधित, ये राजभाषा अधिनियम 1963 का है। धारा 9 के तहत आपको ध्यान देना है कि हिंदी और अंग्रेजी इन दोनों में प्रकाशित करना है। अधिसूचनाओं को संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, प्रशासनिक और अन्य रिपोर्ट, प्रेस विज्ञप्तियाँ, प्रेस नोट, परिपत्र, कार्यालय आदेश, संविदाएँ, करार, लाइसेंस, परमिट सूचनाएँ, निविदा सूचनाएँ एवं निविदा फॉर्म, संसद के किसी एक या दोनों सदनों के समक्ष रखी गई प्रशासनिक अथवा रिपोर्टों या अन्य सरकारी दस्तावेज। तो दोस्तों, ये सारे दस्तावेज हैं, टोटल 14 हैं। आपको ये नंबर याद रखना है, डायरेक्ट नंबर पूछ सकते हैं कितने ऐसे नंबर्स हैं जिनको हिंदी अंग्रेजी दोनों में प्रकाशित करना अनिवार्य है। तो टोटल 14 हैं दोस्तों। इसके अलावा मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से तारांकित या अतारांकित जो क्वेश्चंस रहते हैं जो कि संसद में पूछे जाते हैं, उनको किस तरह से रिपोर्ट दिया जाता है हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। तीसरा क्वेश्चन है कि सरकारी कार्यालयों में हिंदी प्रचार प्रसार के लिए क्या व्यवस्था है। तो ये एक सामान्य सी व्यवस्था है जो कि आप सभी देख ही पाएंगे, लेकिन अगर ऑफिशियल जो होता है तो ऑफिशियल प्रत्येक कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की एक तिमाही बैठक होती है, जिसमें यह प्रावधान को सुनिश्चित करना होता है कि वहाँ पे हिंदी राजभाषा नियम जो है उसका सही अनुपालन हो रहा है, अनुपालन किया जा रहा है। तो यह एक सामान्य सा क्वेश्चन है जो कि आपको ध्यान देना है। इसके अलावा राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है। तो सबसे पहले राजभाषा जो होता है, जिसको भारतीय संविधान में एक अधिसूचना द्वारा या राजपत्र में इसे प्रकाशित कर दिया गया हो, तो 17 अनुच्छेद में 343 का जो फर्स्ट है आर्टिकल अनुच्छेद, उसमें देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में माना गया है, प्रदर्शित किया गया है। जबकि अगर राष्ट्रभाषा की बात करें तो राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जो कि किसी देश में बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाती है। फिलहाल 8वीं सूची में शामिल 22 प्रांतीय भाषाएं हैं, और ये भाषाएं कौन कौन सी हैं ये आप देख सकते हैं। 5वां है हिंदी में प्रवीणता प्राप्त करने और कार्य साधक ज्ञान प्राप्त करने में क्या अंतर है, आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे 1976 का 9 और 1976 का ही जो 10 का एक भाग है, नियम है, उसमें
प्रवीणता और कार्य साधक ज्ञान के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे सामान्य सी बातें हैं कि अगर किसी ने मैट्रिक पास कर लिया है, स्नातक कर लिया है या उच्चतर कोई, तो वह इनमें डिफ्रेंशिएट कर पाएगा। आप इसे पढ़ लीजिएगा, ये एक नॉमिनल सा है, आपसे पूछ सकते हैं कोई एक प्रवीणता क्या बोलेंगे, कार्य साधक ज्ञान क्या बोलेंगे। अधिसूचित कार्यालय से आप क्या समझते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो अधिसूचित कार्यालय का अर्थ ये हो जाता है कि अगर मान लीजिए किसी कार्यालय में 80% कर्मचारी अगर हिंदी में कार्य करना सीख जाते हैं, कार्य साधक ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो इसकी रिपोर्ट सीधा केंद्र सरकार की जो रिपोर्टिंग एजेंसी रहेगी उसके पास जाएगी, और आगे से आने वाला जो कोई भी पत्र रहेगा, इस एजेंसी को, इस विभाग को वो हिंदी में पत्राचार के लिए अधिसूचित करेगा, उसे हिंदी में पत्राचार किया जाएगा। और ध्यान दीजिएगा कि गजट में, राजपत्र में इस कार्यालय का भी नाम उल्लिखित किया जाएगा। तो यह जनरल सी बात हो जाएगी कि अधिसूचित कार्यालय ये अंतर्गत उपनियम 10(2) के है राजभाषा नियम 1976 के। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है, तो यह स्टेट वाइज अपने हिसाब से यहाँ पे मेंशन्ड है। ये 344 तथा 351 में 8 अनुसूची का उल्लेख मिलता है। तो आप देखिएगा असमिया, उड़िया, तो ये जिस क्रम में है उसी क्रम में आप देख सकते हैं कि इसी क्रम में इनको मान्यता दी गई थी। तो सबसे पहला जो मान्यता दी गई थी उसे असमिया है, फिर उड़िया है, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, देन इसके बाद है गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बांग्ला, मलयालम, संस्कृत, सिंधी, हिंदी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, डोंगरी, संथाली, बोडो, मैथिली। लेकिन सबसे लास्ट में उर्दू को ऐड किया गया था, लेकिन जो फर्स्ट है वो असमिया है। हिंदी में कार्य करने के लिए लागू जो प्रमुख पुरस्कार रहते हैं उनके बारे में आप देख सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसे विकिपीडिया या फिर कहीं और से जो हिंदी क्षेत्र में पुरस्कार दिए जाते हैं आप उनके बारे में ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आप इसे शेयर करिए उन दोस्तों के साथ उस ग्रुप में जो कि हिंदी राजभाषा की तैयारी कर रहे हैं, एंड आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर दोस्तों।